अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पोशाली जल्दी से उठी और नीम फौजी तामिर की अस्तीन गन को उसने अपने कब्जे में कर लिया। मैगजीन को चेक किया और गुस्से में अपनी आवाज़ को दबाते हुए बोली, मैं बाकी दो आदमियों से अपनी बेहरमती का बदला लेना चाहती हूँ, उन्हें भी अंदर बुलाओ। मैंने अपने होंठ भींच कर चुप हो गया। पोशाली मेरे वतन की खातिर बहुत बड़ी कुर्बानी दे रही थी। मेरा दिल चाहा कि इन चारों के पुर्जे उड़ा दूँ। मैं दोबारा कमिन कहकर दूसरे आदमी को अंदर नहीं बुला सकता था। मेरे इस तरह बुलाने पर उनको शक हो सकता था। मुझे किसी न किसी तरकीब पर फौरी अमल करने की ज़रूरत थी। मैंने दरवाजे के सुराख से बाहर देखा। अब दोनों तामिल उठकर दरख्तों के पास टहलने लगे थे। उनमें एक ने बैरक के बंद दरवाजे की तरफ देखकर कुछ कहा। लालटीन की रोशनी में उनके चेहरे मुझे साफ नजर आ रहे थे। दूसरे तामिल ने कंधे उचकाकर तहज्जुद और लाइल्मी का इजहार किया और फिर उस तरह टहलने लगा जैसे पहरा दे रहे हों। अचानक मेरे दिमाग में एक तरकीब आ गई। उस वक्त वही तरकीब सबसे मौजूद और मुनासिब थी। मैं पुशाली को कोने में ले गया और उसे सारी तरकीब समझी। उसने एक पल के लिए मेरी तरफ देखकर कुछ सोचा, थोड़ा बहुत गौर किया, फिर स्टेन गन मुझे पकड़ा दिया और दरवाजे की एक तरफ बढ़ी। मैं एक बार फिर दरवाजे के साथ लग कर खड़ा हो गया। दोनों स्टेन गन्ने मैंने अपने पास ही फर्श पर रख दी थी। दरवाजे के पास जाकर पोशाली ने अपने बालों को बिखेर दिया। अलग से ऐसी आवाज़ निकाली जैसे सख्त तकलीफ में हो और दरवाज़ा खोलकर बहर अपने आप को यूं घास पर गिरा दिया जैसे किसी ने अंदर से उसे धक्का दे दिया हो। उसके बहर गिरते ही मैंने दरवाजे को अंदर की तरफ खींच लिया और आंख सुराख के साथ लगा दिया। पोशाली को बाहर गिरते देखकर दोनों लपक कर उसकी तरफ आया। पोशाली ने अपने आप को बेहोश जहर किया। दोनों तमिल पोशाली को झुक कर देख रहे थे। यहाँ कदरे अंधेरा था। लालटेन कुछ फासले पर दरख्त के नीचे रोशन थी। मैं धड़कते दिल के साथ इन तामिलों की एक एक हरकत का बगौर जायजा ले रहा था। मुझे एक ही खतरा था कि कहीं दोनों साथी बैरक की तरफ न बढ़ें। इस सूरत में फायरिंग करना ज़रूरी हो जाता, मगर मेरी खुशकिस्मती कि उनमें से एक तामिल तो बेहोश पोशाली के पास ही बैठा रहा और दूसरा तामिल शकू को शबात में गुम आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता दरवाजे के पास आ गया। मैं पीछे हट गया। उसने तामिल ज़बान में अपने लीडर से पूछा, सर मैं अंदर आ जाऊँ? मैंने दूसरी तरफ मुंह करके ज़रा खांस कर कहा, कमिन। वो तामिल अंदर आ गया। मेरे पास एक ऐसा महफूज वार था जिससे उसकी आवाज़ भी ना निकले और वो जहन्नम रसीद भी हो जाए, और ऐसा ही हुआ। 2 सेकंड में उसकी लाश मेरे बाजू में झूल गई। मैंने उसका गला नहीं दबाया था, बल्कि उसकी गर्दन की हड्डी तोड़ी थी। लाश को मैं पीछे घसीट कर ले गया। अब बाहर सिर्फ एक तामिल नीम फौजी बाकी रह गया था। जब उसका दूसरा साथी भी अंदर जाकर वापस न आया तो उसे शक सा हुआ। मेरी नज़रें दरवाजे के सुराख में से बराबर उस पर जमी हुई थीं। ये तामिल अंदर आने या अपने लीडर को वहां से आवाज़ देने की बजाय वहां से खिसक गया। शायद वो अपने दूसरे साथियों के पास जाकर उन्हें सूरत हाल से आगाह करना चाहता था। ये बड़ी खतरनाक बात थी। इस खतरे का एहसास पोशाली को भी हो गया। तामिल 2 कदम चला हो गया कि पोशाली शेरनी की तरह उठी और उसने पीछे से तामिल की दुबली पतली गर्दन पर इतने जोर से कलई मारी कि वो गिर पड़ा। मैं छलांग लगाकर बैरक से बाहर निकला और दूसरे लम्हे तामिल की गर्दन मेरे बाजू के शिकंजे में थी। हमने उसकी लाश को भी बैरक के फर्श पर डाल दिया। हमने इन लाशों की जल्दी जल्दी तलाशी लिया। हमें कुछ नकदी मिली जिसे हमने अपने पास रख लिया। तामिल लीडर की लाश अभी तक स्टूल पर बैठी थी। उसकी बेल्ट में एक शिकारी खंजर लगा हुआ था। पोशाली ने खंजर खींच लिया और मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में इंतकाम के शरारे निकल रहे थे। कहने लगी, तुम 1 मिनट के लिए बाहर जाओ। मैं समझ गया कि वो क्या करना चाहती है। ये उसका हक था, उसे इसकी इजाज़त दे देनी चाहिए थी। मैंने उसे सिर्फ इतना कहा कि उसे जो कुछ भी करना है जल्दी करे, क्योंकि हमारा वहाँ ज़्यादा देर ठहरना मुनासिब नहीं है। मैं बाहर निकल आया। बाहर आते ही मैंने दरख्त के नीचे चलने वाली लालटीन को बुझा दिया। चारों तरफ घनी झाड़ी और दरख्तों में तरीके और सन्नाटे का राज था। आसमान ज़रूर अबर आलूद था, क्योंकि एक भी तारा चमकता दिखाई नहीं देता था। हवा में खुनकी थी और किसी झाड़ी में से झींकर के बोलने की मुसलसल आवाज़ आ रही थी, जो सन्नाटे को मज़ीद भयानक बना रही थी। 2 मिनट ही गुजरे होंगे कि मैंने बैरक के दरवाजे के पास जाकर पोशाली को आहिस्ता से बाहर बुलाया। पोशाली ने दरवाज़ा थोड़ा सा खोल कर कहा, अंदर आ जाओ। अंदर जाकर मैंने गैस लैंप की रोशनी में यह मंजर देखा कि 3 तामलू और उनके लीडर की लाशें
फर्श पर इस हालत में पड़ी थी कि उनके कटे हुए सर उनके सीनों पर रखे हुए थे। पोशाली ने अपनी बेहरमती का इंतकाम ले लिया था। मैंने पोशाली की तरफ देखा, उसके होंठ भींचे हुए थे। मैं उसे बाजू से पकड़कर बाहर ले आया। अंदर पोशाली ने वहीं फेंक दिया। यहाँ से शुमाल मशरक की तरफ निकलो, उधर जरूर कोई घाट होगा। दरख्तों के दरमियान अंधेरे में एक पगड़ नदी बनी हुई थी। हम तेज तेज कदमों से चलने लगे। गन्ने हमारे कंधों से लटक रही थी। आगे दरख्तों के दरमियान एक खुली जगह थी, लेकिन यहाँ कोई झुग्गी वगैरह नहीं थी। हवा में समंदर की नमी और समंदर की खास खुशबू रची हुई थी। पोशाली मेरे आगे आगे चल रही थी। उसने रुक कर आसमान की तरफ देखा और बोली, बादलों ने तारों को छुपा दिया है, वरना तारों से हम रास्ते का हिसाब लगा सकते थे। मैंने दूर दरख्तों की एक कतार की तरफ इशारा किया और कहा कि उन दरख्तों के पीछे समंदर होगा। मुमकिन है वहाँ हमें समियान टाइप की कोई कश्ती मिल जाए। पोशाली बोली, लेकिन कश्ती में बैठकर हम जाएंगे किस तरफ? ऊपर की जानिब तो भारत है और दाएं बाएं जानिब ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड तक वसी और इस खतरनाक समंदर फैला हुआ है। अगर हमारी कश्ती कहीं इस तरफ भटक गई तो हमारा अंजाम एक अलमनाक मौत के सिवा और क्या हो सकता है। बातें करते हुए हम चलते भी जा रहे थे। मैंने कहा, हम बाएं जानिब जजीरा नुमा जाफना के टापू के साथ साथ मगरब की तरफ टाली मीनार तक सफ़र करेंगे। टाली मीनार से हमें कोलंबो एक्सप्रेस मिल जाएगी। पोशाली खामोशी से चलती रही। उसने कोई जवाब न दिया। यह काम इतना आसान नहीं था। सुबह होते ही हमारे फरार का सबको इल्म हो जाता और हमारी तलाश में जजीरा नुमा के टापू में जगह जगह छापे मारे जाते। हमें सुबह होने से पहले पहले टाली मीनार पहुंचना था। यह बात हमारे इख्तियार में नहीं थी, क्योंकि यह बात यकीनी नहीं थी कि हमें समंदर के किनारे कोई कश्ती मिल जाएगी। टाली मीनार का आजकल अखबारों में बड़ा जिक्र आ रहा है। मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ कि जब जनूबी भारत की तकून ख़त्म हो जाती है, आगे 25-30 मील चौड़ा समंदर आ जाता है। यहाँ भारत की आखिरी बंदरगाह कन्याकुमारी है, जबकि मशरक़ की तरफ हटकर एक छोटी सी बंदरगाह धनुषकोडी है। यहाँ इस नाम का एक छोटा सा रेलवे स्टेशन भी है। यहाँ से लंका जाने के लिए बहरी जहाज चलते हैं, जो मुसाफिरों को समंदर पार करा कर श्रीलंका की शुमाली बंदरगाह टाली मीनार पहुँचा देते हैं। टाली मीनार, जिसको अखबारों वाले आमतौर पर मनार लिखते हैं, जाफना शहर के जनूब मगरब में वाक़ है। यूँ समझ लीजिए कि जाफना शहर टाली मीनार की बंदरगाह के मशरक़ में है। टाली मीनार में उसी नाम का एक छोटा सा रेलवे स्टेशन मौजूद है, जहाँ से कोलंबो एक्सप्रेस नाम की एक ट्रेन तैयार होकर 4 बजे से फिर कोलंबो रवाना होती है। मैं ये ट्रेन पकड़ना चाहता था। हम चलते चलते समंदर के किनारे पहुँच गए, जहाँ हमारी तवक्को के खिलाफ कोई घाट न था और न कहीं कोई छोटी बड़ी कश्ती नजर आई। मैंने पोशाली को साथ लेकर समंदर के किनारे किनारे मगरब की तरफ चलना शुरू कर दिया। यह टापू ज़्यादा बड़ा नहीं था। हम थोड़ी दूर ही गए थे कि एक तरफ से आवाज़ आई, जैसे कोई झाड़ियों को हटाते हुए चल रहा हो। मैंने पोशाली के कंधे पर हाथ रखकर उसे वहीं रोक लिया। मेरी उंगली खुद ब खुद स्टीन गन के ट्रिगर पर आ गई। अब 2 आदमियों के बातें करने की आवाज़ भी आने लगी। एक आदमी ने हल्का सा कहकहा लगाया, फिर सिगरेट या बीड़ी का सुर्ख सिरा जुगनू की तरह चमक कर बुझ गया। हम ऊंची घास पर लेट गए। ये 2 आदमी थे जो तमिल जबान में बातें कर रहे थे। वो हमारे करीब से गुजर गया। उनकी बातों से मैंने अंदाज़ा लगाया कि वो कोई माल लेने जा रहे हैं। ये स्मगलिंग का माल ही हो सकता था। जब उनकी आवाज़ें दूर चली गई तो मैंने पोशाली से कहा, हमें समंदर की तरफ चलना चाहिए। ये ज़रूर किसी कश्ती पर बैठकर यहाँ आए हैं और उसी कश्ती पर माल ले जाकर वापस जाने वाले हैं। हमने अपना रुख समंदर की तरफ कर लिया। थोड़ी दूर जाकर मुझे रेत पर एक कश्ती नजर आई। रात के अंधेरे में वो एक सियाह धब्बे की तरह दिखाई दे रही थी। मैंने पोशाली से कहा, तुम कश्ती देख रही हो? पोशाली ने कश्ती देख ली थी। कहने लगी, अगर ये आम चप्पू वाली कश्ती है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा इस जजीरे से ही निकल सकेंगे। इसके बाद हम कहाँ पहुँचे ये कोई कुछ नहीं कह सकता। पोशाली का अंदेशा बेजा नहीं था, लेकिन इस वक्त कश्ती का दम भी गनीमत था, क्योंकि मौत हमारे पीछे लगी हुई थी। अकब से किसी वक्त भी गोलियों की बौछार हो सकती थी। पोशाली ने आयशा से कहा, कहीं इस कश्ती में कोई आदमी ना बैठा हो। इस वक्त हमारे और कश्ती के दरमियान बमुश्किल 50 कदम का फासला होगा। हम दरख्तों की ओट में थे। हमारी आंखें अंधेरे में कश्ती पर जमी हुई थी। कश्ती में कोई हरकत नहीं हो रही थी। यह भी हो सकता था कि इन स्मगलों का साथी अपने साथियों के जाने के बाद कश्ती में ही सो गया हो।
मैंने पोशाली के कान में कहा कि वो वहीं ठहरे। मैंने स्टीन गन संभाली और झुककर कश्ती की तरफ बढ़ा। मैं किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार था, मगर कश्ती में कोई नहीं था। उसके अंदर लंबे लंबे चप्पू एक तरफ पड़े थे। डीजल का एक ड्रम भी मौजूद था। यह देखकर मेरी आंखें चमक उठी कि कश्ती के पीछे मोटर भी लगी हुई थी। खुदा जाने ये स्मगलर कब के यहाँ आए हुए थे। हमें कश्ती की मोटर की आवाज़ बिल्कुल सुनाई नहीं दी थी। मैंने खास अंदाज में एक परिंदे की आवाज़ निकाली। ये पोशाली को सब ठीक है का इशारा था। दरख्तों में से पोशाली दौड़ते हुए मेरी तरफ बढ़ी। उसके आते ही मैंने खुशी से कहा, कश्ती में मोटर भी लगी है। अब हम रातों रात जाफना की बंदरगाह पर पहुंच जाएंगे। हमने स्टीन गनें फेंकी। कश्ती आधी पानी में और आधी रेत पर खड़ी थी। मैंने पोशाली से कहा, हमें इसे धकेल कर पानी में ले जाना होगा। कश्ती बहुत भारी थी, मगर वो रेत और पानी पर खड़ी थी। हमारी थोड़ी सी कोशिश के बाद वो पानी में फिसल गई। मैंने मोटर का जायजा लिया। यह चमड़े के तस्मे को खींचकर चलने वाली मोटर थी। मैंने खुदा का नाम लेकर तस्मे को जोर से खींचा। पहली ही कोशिश में इंजन स्टार्ट हो गया। उसका शोर दोनों स्मगलों को चौकन्ना कर सकता था, लेकिन हमें अब उनसे कोई गर्ज नहीं थी। मैंने बटन दबा दिया। कश्ती तेजी से समंदर में दाखिल हो गई। मैंने उसका रुख मगरब की तरफ मोड़ दिया और कश्ती को साहिल से काफ़ी दूर ले गया। फिर उसका रुख जाफना की तरफ मोड़ दिया। पोशाली भी कश्ती में बैठ गई। समंदर की तेज हवा में उसके बाल उड़ रहे थे। इंजन के शोर में उसने चिल्लाकर कहा, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम जाफना की तरफ जा रहे हो? मैंने भी ऊंची आवाज़ में ही जवाब दिया, मुझे यकीन है, तुम फिक्र मत करो। मोटर की रफ्तार काफ़ी तेज थी। कोई 10 मिनट बाद हम एक टापू के करीब से गुजर गए। फिर एक और टापू आ गया। मुझे बड़ा हौसला हुआ, क्योंकि इन टापुओं की वजह से मुझे यकीन हो गया था कि जजीरा नुमा जाफना के इलाके से गुजर रहा हूँ, जहाँ समंदर में थोड़े थोड़े फासले पर बेशुमार टापू फैले हुए थे। मुझे सिर्फ एक परेशानी थी कि कहीं जाफना कोस्टल गार्ड की कोई मोटर बोट गश्त न कर रही हो। वो हमें चेक कर सकती थी, लेकिन मेरे पास इस परेशानी से बचने के लिए कोई जरिया नहीं था। मैं अल्लाह ताला पर तवक्कुल करके कश्ती को समंदर में भगाए लिए जा रहा था। अंधेरे में छोटे छोटे सियाह टापू टीलों की तरह समंदर में हमारे आसपास से गुजरते जा रहे थे। हमें 15-20 मिनट हो गए थे। अचानक दूर से समंदर में रोशनियां मुनक्किस होती नजर आई। मैंने पोशाली को रोशनियां दिखाकर कहा, यकीनन ये जाफना घाट की रोशनियां हैं। उसने मुझे मशवरा दिया कि मैं सीधे रुख पर चलने की बजाय पहलू की तरफ से होकर जाफना घाट या पोर्ट की तरफ जाऊं, क्योंकि कश्ती का रुख सीधा रोशनियों की तरफ था और वहां कोस्टल गार्ड की गश्ती मोटर बोट से मुठभेड़ हो जाने का अंदेशा था। मैंने कश्ती का रुख बाएं तरफ कर लिया। अब रोशनी दूसरी तरफ रह गई। साहिल की स्याह लकीर करीब से करीब तर आती जा रही थी। वैशाली ने इंजन बंद करने का मशवरा दिया, तो मैंने रफ्तार तेज कर दिया। जब मेरे अंदाजे के मुताबिक साहिल 1-2 फरलांग के फासले पर रह गया, तो मैंने इंजन बंद कर दिया। हमने चप्पू निकालकर समंदर में डाले और कश्ती को साहिल की तरफ ले जाने लगे। इंजन बंद होने के बाद से एकदम खामोशी छा गई। सिर्फ पानी में चप्पों के चलने की आवाज़ आ रही थी। समंदर पुरसकून था। आसमान बदस्तूर बादलों से घिरा हुआ था। खुदा का शुक्र था कि बारिश अभी तक नहीं हुई थी, वरना इस इलाके में बड़ी मूसलाधार बारिशें होती थीं। आहिस्ता आहिस्ता कश्ती शहर के करीब तर होती जा रही थी। फिर शहर की लकीर ऊंचे दरख्तों में बदल गई और रोशनी अब दाएं जानिब काफ़ी फासले पर रह गई थी। जब हमारी कश्ती अथले पानी पर आ गई और चप्पू साहिल की रेत को छूने लगे, तो हमने चप्पू खींचकर कश्ती में डाल दिया। कश्ती खुद ब खुद रुक गई थी। हमने अपनी स्टेन गनें संभाली और कश्ती से कूदकर दरख्तों की तरफ बढ़ गए। अब हमने शहर के साथ साथ शुमाल मगरब की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। हमारी मंजिल जाफना की रोशनियां थीं। हम ताड़ और नारियल के दरख्तों के नीचे काफ़ी देर तक अंधेरे में चलते रहे। अब हमें इधर उधर माहीगीरों की झोपड़ियां भी नजर आने लगी थीं। एक तरफ से कुत्ते के भौंकने की आवाज़ भी आई। हम माहीगीरों की बस्ती के करीब से गुजरे। झोपड़ों पर गहरी खामोशी तारी थी। माहीगीर दिन भर की मेहनत के बाद गहरी नींद सो रहे थे। हमारी आंखें अंधेरे में देखने की आदी हो गई थीं और हमें हर शय नजर आ रही थी, खा धुंधली ही सही। हम दरख्तों के बीच से गुजरकर एक कच्चे रास्ते पर आ गए। हम चौकस हो गए थे, लेकिन हमें बखूबी इल्म था कि यहाँ गिरफ्तारी का ज़्यादा खतरा नहीं है, क्योंकि हमें श्रीलंका की इंटेलिजेंस ने नहीं पकड़ा था। एक गैर मुल्की सफारत खाने ने अपने किराए के घरेलू से पकड़वा कर राज उगलवाने के लिए हमें एक नीम फौजी जजीरे में मुंतकिल कर दिया था।
लेकिन इसके बावजूद श्रीलंका की इंटेलिजेंस हमें गिरफ्तार कर सकती थी, क्योंकि हमने उनके दारुल हुकूमत में वाक़ गैर मुल्की सफारत खाने के एक अहम रुकन को कत्ल कर दिया था। सफारत खाने ने हमारे खिलाफ रिपोर्ट ज़रूर दर्ज करी होगी और हमारी तस्वीरें भी लंका इंटेलिजेंस और पुलिस को दे दी होंगी। ये बात हमारे लिए बेहद खतरे का बायस बन सकती थी। मेरा हुलिया इन दिनों काफ़ी बदल चुका था। मेरी दाढ़ी मूंछें बढ़ गई थी, मगर पोशाली पहचानी जा सकती थी। जब मैंने इन तमाम खदशात का इजहार पोशाली से किया तो वो चलते चलते कहने लगी, मेरे बाल छोटे हैं, मगर मैंने तरशवा कर मज़ीद छोटा कर लूँगी। मैं मर्दाना लिबास पहन लूँगी, मगर सबसे पहले हमें कोलंबो अपने एजेंट की पनाहगाह में जाना होगा, और ये एक लंबा सफ़र है। पोशाली के अंदेशे दुरुस्त थे। जाफना से कोलंबो तक का सफ़र एक तवील सफ़र था। हमें जाफना से रेल पकड़कर टाली मीनार पहुँचना था, फिर वहाँ से कोलंबो एक्सप्रेस के ज़रिए कोलंबो रवाना होना था। इस मकसद के लिए मैंने तमिल लीडर की जेब से सारी रकम निकाल कर अपने पास महफूज कर ली थी। अब रात भी ढलने लगी थी। अबर आलूद आसमान पर सुबह का धुंधला का नमूदार होना शुरू हो गया था। कच्चे रास्ते ने हमें किसी गांव की बजाय एक पक्की सड़क पर पहुंचा दिया। उस सड़क पर बिजली का कोई खंभा नहीं था। सड़क की दोनों जानब ताड़ के दरख्त थे। मैंने पोशाली से कहा, यह सड़क ज़रूर जाफना को जाती है। वो बोले, यहाँ से अगर हमें कोई लारी या ट्रक मिल जाए तो हमारे लिए बेहतर है। दिन निकलने वाला है, हमें सुबह होने से पहले किसी महफूज मकाम पर पहुंच जाना चाहिए। मगर छोटी सी पक्की सड़क पर सन्नाटा छाया था। वहाँ किसी ट्रक या लारी का दूर दूर तक निशान नहीं था। हम सड़क के किनारे किनारे जरा नीचे उतरकर झाड़ियों के करीब से होकर शुमाल की तरफ चल रहे थे। मैंने पोशाली से कहा कि हमें स्टेन करने कहीं फेंक देनी चाहिए, अब इनकी ज़रूरत नहीं रही थी। पोशाली ने जवाब में कहा, गन्ने फेंक देने से हम निहत्थे हो जाएंगे, और अगर कोई मुश्किल आन पड़ी तो क्या करेंगे। मगर स्टेन गनों का हमारे पास रहना अब खतरनाक था, क्योंकि हम शहरी आबादी में दाखिल होने वाले थे। कहीं कहीं दरख्तों में बिखरी हुई इक्का दुक्का रोशनियां नजर आने लगी थी। आखिर मैंने पोशाली को कायल कर लिया और हमने स्टेन गनों को एक जगह झाड़ियों में फेंक दिया। अब हमें शदीद थकन और प्यास महसूस होने लगी थी। सड़क पर काफ़ी देर चलने के बाद हमें दूर किसी आबादी की रोशनियां नजर आई। खुदा जाने ये कौन सी बस्ती थी। अभी तक इस अमर की तस्दीक नहीं हो सकी थी कि हम जाफना के मज़ाफ़ात में हैं। गुमान गालिब यही था कि आगे जाफना का बड़ा शहर ही होगा, क्योंकि श्रीलंका के शुमाल में टाली मीनार के बाद इतनी आबादी और मैदान सिर्फ जाफना शहर के ही हो सकते थे, वरना बाकी सब छोटे छोटे जजीरा नुमा टापू ही बिखरे हुए हैं। हम आबादी के करीब पहुँच कर रुक गया। पक्की सड़क से एक कच्चा रास्ता आबादी की तरफ जाता था। वैशाली ने कहा कि हमें आबादी में दाखिल नहीं होना चाहिए, इससे हटकर आगे निकल जाना चाहिए। प्यास से मेरा हाल खुश्क हो रहा था। वैशाली मेरे मुकाबले में सख्त जान वाक़ई हुई थी। उसने अपनी सख्त जानी और सब्र इस्तकामत का जगह जगह सबूत बहम पहुँचाया था। मैं उसके किरदार के इस पहलू से बेहद मुतासर था। हमने उस रास्ते को छोड़ दिया और खेतों में से गुजरते आबादी के हक़ में आ गया। यहाँ हमें एक जगह हैंड पंप नजर आया तो हम उसकी तरफ लपके। हम दोनों ने प्यास बुझाई, मुंह हाथ धोकर ताज़ा दम हुए और आगे चल पड़े। अब दिन का उजाला रात की स्याह चादर आहिस्ता आहिस्ता उतार रहा था। आसमान का रंग सलेटी हो गया था। दूसरी आबादी की रोशनियां दिखाई दी। इसके बाद यह सिलसिला शुरू हो गया, और जब हम एक बड़ी सड़क पर आए तो दिन की रोशनी चारों तरफ फैल चुकी थी। इस रोशनी में दूर कारखाने की चिमनी और उसके पीछे कुछ इमारतें नजर आई। मैंने यकीन के साथ पोशाली से कहा, अब हम जाफना पहुंच चुके हैं। जिस सड़क पर हम चले जा रहे थे यह काफ़ी चौड़ी पक्की सड़क थी। मेरा ख्याल था कि संगमेल का निशान कहीं न कहीं नजर आएगा। मैं सनहाली पढ़ नहीं सकता था, मगर पोशाली ज़बान में बात भी कर सकती थी। मैं थोड़ी थोड़ी यानी अपने मतलब के मुताबिक सनहाली ज़बान अब समझने लगा था, मगर उसे पढ़ नहीं सकता था। मैंने पोशाली से कहा कि कोई संगमेल का निशान है तो उसे पढ़कर बताए कि हम जाफना से कितनी दूर हैं। चलते चलते सड़क के एक जने पत्थर के निशान नजर आया। हम तेज तेज कदम उठाते उसके पास गए। मैंने पोशाली से पूछा कि इस पर किस शहर का नाम लिखा है। पोशाली ने संगमेल पढ़कर बताया कि यहाँ मर्दाकली 15 मील लिखा है। खुदा जाने ये मर्दाकली किस शहर का नाम था, और ये जाफना का कोई मज़ाफ़ाती शहर था या नहीं। मैं उलझन में मुब्तला हो गया। कहीं हम श्रीलंका के किसी दूसरे साल पर तो नहीं निकले जहाँ से हमें किसी ट्रेन के मिलने का इम्कान ही ना हो। पोशाली भी इस मज़ाफ़ाती शहर से वाकिफ नहीं थी। हम संगमेल के पास ही मायूसी के आलम में खड़े थे
कि पीछे लॉरी के इंजन की आवाज़ सुनाई दी। हमने पलट कर देखा। दिन की रोशनी में हमें लाल रंग की एक बस नुमा शय नजर आई। मैंने हाथ हिलाना शुरू कर दिया। वैशाली ने तेज लहजे में कहा, क्या करते हो? यह पुलिस की गाड़ी भी हो सकती है। मैंने हाथ नीचे कर लिया। वैशाली ठीक कह रही थी, इसका मुझे ख्याल ही नहीं आया था, मगर वो एक खाली बस थी जो शायद अपने डिपो से निकलकर शहर मर्दा कली जा रही थी। ड्राइवर ने शायद मेरे साथ एक औरत को देखकर बस रोक दी थी। वैशाली ने आगे बढ़कर सनहाली में उसे कुछ कहा। उसने मुस्कुराकर कोई जवाब दिया। वैशाली ने मुझे बस में सवार होने का इशारा किया। बस बिल्कुल खाली थी। हम बस में सवार हो गए। बस शहर की तरफ रवाना हो गई। वैशाली कहने लगी, यह बस मर्दा कली जा रही है, वहाँ से हम कोई दूसरी बस पकड़ लेंगे। मैंने ड्राइवर से यह नहीं पूछा कि यहाँ से जाफना शहर कितनी दूर है। मेरे अंदर एक बेचैनी सी हो गई थी। मैं मालूम करना चाहता था कि हम कहाँ आ चुके हैं। मैंने वैशाली से कहा कि वो ड्राइवर से जाकर जाफना के बारे में दरियाफ्त करे। वैशाली ने मेरी तरफ देखा और ज़रा सा मुस्करा कर बोली, इस वक्त तो मुझे कमांडो कम है और दुनियादार ज़्यादा लग रहे हो। मैं चुप हो गया। थोड़ी ही देर बाद बस मर्दा कली शहर के एक अड्डे पर जाकर रुक गई। वैशाली ने बाहर निकलकर ड्राइवर का शुक्रिया अदा किया और हम जल्दी जल्दी वहां से निकलकर एक बाजार में आ गए जहां अक्सर दुकानें बंद थीं। एक जगह चाय की दुकान के बाहर कुछ लोग बैठे चाय पी रहे थे। उस दुकान की पेशानी पर वहां के रिवाज के मुताबिक जर्द केलों के बड़े बड़े गुच्छे भी लटक रहे थे। चाय की दुकान के अंदर भी बैठने की जगह थी। हम खामोशी से अंदर घुस गए। नाश्ता करने के बाद मैंने बेरे को करीब बुलाकर अपने सिगरेट लाने को पैसे दिए और अंग्रेजी में कहा कि सिगरेट ला दो। बेरा बाहर चला गया। मैंने वैशाली से कहा, कम अज कम अब तो इस बेरे से मालूम करो कि हम लंका के किस इलाके में हैं। वैशाली चाय पीते हुए मुस्करा दिया। बेरा सिगरेट ले आया तो वैशाली ने उसे सनहाली में बातें करने लगी। थोड़ी देर बाद बेरा चला गया तो मैंने बाजार की तरफ देखते हुए बेताबी से पूछा कि जाफना के बारे में क्या पता चला। वैशाली ने चाय का हल्का सा घोंट लेते हुए होंठों को सुखेड़ कर बोली, जाफना यहाँ से 20 मील दूर है। खुशी से मेरा चेहरा खिल उठा। मैंने दिल में खुदा का शुक्र अदा किया। नाश्ता करने के बाद हम चाय की दुकान से निकलकर एक तरफ चलने लगे। अब वैशाली कहने लगी, लड़के ने बताया है कि जाफना से एक रेलगाड़ी सीधी कोलंबो शहर भी जाती है, मगर वो ट्रेन रात के 11 बजे चलती है। मैंने कहा, हाँ वो रात के 15 बजे चले, हम उस पर जाएंगे। खुदा का शुक्र है वैशाली, अब समझो कि कोलंबो पहुंचना बेहद आसान हो गया है। वैशाली बाजार में चलते हुए बड़ी मोहतात नज़रों से इधर उधर देखती जा रही थी। अब बाजार की अक्सर दुकानें खुल चुकी थीं और रौनक ज़्यादा हो गई थी। उसने आहिस्ता से कहा, अभी ट्रेन के चलने में बड़ा वक्त पड़ा है। हमें यह वक्त किसी ऐसी महफूज जगह पर गुजारना होगा जहां हम पर किसी मशकूक नजरें न पड़ सकें। मैंने कहा, ऐसी जगह कोई कब्रिस्तान या शमशान भूमि ही हो सकती है। जाफना शहर का सुनकर मेरी तबीयत को चहकने लगी थी। वैशाली बाजार में एक तरफ घूम गई। ये बाजार ज़्यादा चौड़ा नहीं था और यहाँ दुकानें भी बहुत कम थीं, जिसकी वजह से इक्का दुक्का लोग आ जा रहे थे। कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे। वैशाली कह रही थी, बेरे ने बताया है कि बस स्टैंड से हमें जाफना के लिए हर 1 घंटे बाद बस मिल सकती है। मैं मजाक के मूड में था। मैंने मुस्करा कर कहा, लेकिन हम हर 1 घंटे बाद जाफना तो नहीं जा सकते, हम तो एक ही बस में सवार होकर जाएंगे। वैशाली मेरे जुमले से ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ न हुई। बेजारी से सांस भर कर बोली, हमें इस वक्त बस पकड़कर जाफना की तरफ निकल जाना चाहिए। मुझे क्या एतराज़ हो सकता था। एक बूढ़ी सनाली औरत अपने मकान के आगे फुटपाथ पर झाड़ू दे रही थी। वैशाली ने उसे बस अड्डे का दरियाफ्त किया और हम 2-3 छोटे छोटे बाजारों से गुजरकर लारी अड्डे पहुंच गए। यहाँ 2-3 पुरानी लारियां खड़ी थीं। एक लारी पर पानों और केलों के टोकरे लादे जा रहे थे। कुछ मुसाफिर अंदर बैठे थे। हम भी टिकट लेकर चुपके से लारी में बैठ गए। मुसाफिरों ने एक बार नज़र उठाकर हमें देखा, फिर चबा चबा कर पान खाने, बेड़ियों के कश लगाने और बातें करने में मशगूल हो गए। मरवा कली से ये लारी ठीक 7 बजे चली। जाफना यहाँ से कुल 20 मील था, मगर लारी रास्ते में जगह जगह ठहर कर मुसाफिरों को लेती है। मजीद सामान लारी की छत पर रखा जाता है। 8:30 बजे लारी जाफना शहर में दाखिल हो गई। जाफना श्रीलंका के शुमाल में एक बारूनक शहर है। यहाँ सर्वकलफ इमारतें तो नहीं हैं, मगर कुशादा सड़कें हैं। लेकिन शहर के सिविल एरिया में खूबसूरत दीदा ज़ेब कोठियाँ भी हैं जो पाम और केले के दरख्तों से घिरी हुई हैं। लारी शहर की सैर कराती हुई अपने अड्डे पर आई थी। यह एक बड़ा शहर था।
यहाँ सीआईडी वालों का खतरा मौजूद था। चुनाचे हम दूसरे मुसाफिरों के साथ ही लारी से उतर कर यूं ही एक तरफ चल पड़े। हम में से चल रहे थे, जैसे हमें मालूम हो कि हमें कहाँ जाना है। हम में कुशादा सड़क पर आ गए, जिसके दोनों तरफ 2 मंजिला फ्लैट थे। इन फ्लैटों के आगे सैन थे, जहाँ गाय और रक्शे वगैरह खड़े थे। सड़क पर भी काफ़ी आमदोरफ्त थी। यहाँ ट्रैफिक के सिपाही भी नजर आ रहे थे, लेकिन अभी तक हमारे ख्याल के मुताबिक कोई सीआईडी का आदमी हमें नजर नहीं आया था। पोशाली मेरे साथ साथ चल रही थी। मैंने सामने देखते हुए पूछा, क्या ख्याल है, हम सीधे स्टेशन ही ना चले जाएं? पोशाली बाजार की जानिब गौर से इमारतों पर लगे हुए साइन बोर्ड पढ़ने में मसरूफ थी। फिर वो एकदम से एक 3 मंजिला इमारत की तरफ बढ़ी। मैं भी उसके पीछे पीछे था। उस इमारत के बाहर सनहाली और अंग्रेजी में कृष्णा होटल लिखा हुआ था। अंदर पहुंचकर पोशाली होटल के काउंटर पर खड़े बूढ़े सनहाली से बातें करने लगी। फिर उसने मेरी तरफ गर्दन मोड़कर अंग्रेजी में कहा, 20 रुपए देना। मैंने जल्दी से 10-10 के 2 नोट निकाल कर उसे दे दिए। पोशाली ने रजिस्टर पर दोनों का नाम और पता लिखवाया। फिर बूढ़े से चाबी लेकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। मैं उसके साथ साथ था। दूसरी मंजिल पर आकर उसने इत्मीनान का सांस लिया और बोली, मेरे ख्याल में ये होटल हमारे लिए एक महफूज जगह है। मैंने पोशाली से पूछा कि उसने रजिस्टर में क्या लिखवाया है। उसने कहा, मियाँ बीवी लिखवाया है। मैंने उसे बताया कि हम टूरिस्ट हैं, मद्रास से सियाहत करने यहाँ आए थे, अब वापस जा रहे हैं।